जी, लास्ट टाइम पे हमने टॉपिक शुरू किया था फूड सिलेक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स एक्सेप्टेंस, और इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे फूड के स्टोरेज के हवाले से, और सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी एक्सेप्टेंस में रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ फूड आफ्टर द परचेज। और लास्ट टाइम भी हमने 3 कैटेगरीज आपके साथ शेयर की थी फूड की। नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज थी, जिसमें हमने कहा था कि इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो महीनों से लेकर सालों तक होती है, और इनको आप बल्क में भी परचेज कर सकते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इनका स्टोरेज किया जा सकता है, और इनके अंदर बहुत कम चांसेस हैं स्पॉइलेज एजेंट्स के, एंजाइम्स के प्रोलिफरेट करने के। जबकि सेमी पेरिशेबल कमोडिटीज जो हैं वो मोस्टली दे वर प्रोसेस्ड फूड, और वही जो स्टेबल फूड्स थी उनकी कह लें कि जैसे वीट है तो वीट फ्लावर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स थी। और पेरिशेबल कमोडिटीज मेनली इसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं, दूध है, गोश्त है, यानी वो चीज़ें जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत हाई होता है, और वो इतना हाई होता है कि हर तरह का जो स्पॉइलेज एजेंट है उसको वो फेवर करते हैं। इनके लिए नंबर एक तो हम इनको बहुत ज़्यादा अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो कंपैरेटिवली कॉस्टली है। और नंबर टू, इसमें सीजनल वेरिएशंस भी इनके अंदर पाई जाती हैं। सीजनल हिसाब किताब से ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, और इनके अंदर स्पॉइलेज है चूंकि बड़ा रैपिडली होता है, तो इसलिए जितनी मर्जी आप बेहतर तरीके से इनका स्टोरेज कर लें, एटलीस्ट इनके जो ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्टर्ब होने से नहीं रोक सकते। Proper storage of food which is produced at home or purchased for the family is an important part of meeting the food needs of the family. It is necessary to decide about what and how to store after considering shelf life of the food. तो ये घर वालों का अपना डिसीजन होता है कि किस चीज को स्टोर करना है और कितना स्टोर करना है। ठीक है, जैसे गंदम पूरे साल के लिए अमूमन हम परचेज कर लेते हैं, राइस की परचेजिंग भी इसी तरह की जाती है। जबकि पल्सेस वगैरह जो है वो मोस्टली हम, अगर किसी की अपनी प्रोडक्शन है तो हो सकता है वो पूरे साल के लिए हूँ, लेकिन नॉर्मली जो सिटीज के अंदर लोग रहते हैं वो उसको मंथली बेस पे उसको परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स बड़ी मैटर करती है। फूड की स्टोरेज के लिए इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक पावर बड़ी मैटर करती है। अगर किसी के पास इकोनॉमिक पावर है तो वो पूरे साल का राशन खरीद लेता है, और अगर किसी के पास मंथली उसकी इनकम आती है तो फिर उसने ये चीजें खरीदनी होती हैं, तो उस हिसाब से भी ये चीजें डिफर करती हैं। तो हम चूंकि इस एंगल से भी पढ़ रहे हैं कि अगर कोई बंदा फूड सर्विस डिपार्टमेंट में काम करता है हॉस्पिटल्स के अंदर, और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये भी शामिल है कि उसने स्टाफ को प्रोक्योर करना है, तो वहां पे ये चीजें आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। So based on shelf stability or storage life, foods are divided into 3 categories, that is non-perishables, semi-perishables and perishables. Cereals, pulses have been dried to less than 13% moisture are non-perishable if stored in a cool and dry place. तो अमूमन इनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 13% से कम होता है। हाँ, अगर ज्यादा होगा तो फिर इनकी शेल्फ लाइफ कम होगी। और इनकी स्टोरेज प्रैक्टिसेस में हम इनको घर का जो कूल और ड्राई प्लेस है वहां पे इनको स्टोर करते हैं। तो ये चीजें होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ओपन टू नेचर इनको छोड़ देंगे तो फिर इनके अंदर भी डिटीरियोरेशन होनी शुरू हो जाएगी। Foods which can be stored for a week to a couple of months at room temperature without the occurrence of undesirable changes in the flavor and texture can be termed as semi-perishable foods. तो पेरिशेबल में नॉन पेरिशेबल जो कि महीनों से सालों तक, और सेमी पेरिशेबल जो चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों तक हम उनको स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स
Vegetables, milk, meat, fish, poultry are perishable commodities, and mostly they have moisture content more than 60%. Storage life varies from few hours to few days, depending on their composition and temperature and humidity at which these are stored. तो ये किन की बात हो रही है? पेरिशेबल कमोडिटीज की. They have only shelf life of few days to few hours to few days. Usually cereals, millet, legumes, nuts, sugar, salt, etc. are some of the foods which can be stored in bulk. यानी ये वो commodities हैं जिनको अमूमन हम एनुअल बेस पे या मंथली बेस पे इनको परचेज करते हैं और इनको बल्क में स्टोर कर लेते हैं. The quantity stored by a family depends on the size of family and space available for storage. Of course, इसमें दो चीजें ये important हैं. इसके साथ साथ मैंने इनकम का भी जिक्र किया था. साइज ऑफ द फैमिली, अगर किसी फैमिली में 2 लोग शामिल हैं तो फिर उसके हिसाब से वो चीजें खरीदेंगे और स्टोर करेंगे. और अगर फैमिली साइज जब 8-10 मेंबर्स पे कंसिस्ट करता है तो फिर उसके हिसाब से उनकी शॉपिंग होगी. और इसके अलावा ये भी मैटर करता है कि हमने स्टोर कहाँ पे करना है. अगर घर बड़ा है तो उसमें एक सेपरेट जो है वो रूम, उसको स्टोरेज का दर्जा दिया गया है, तो इन चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है. और अगर घर में इतनी स्पेस नहीं है तो ये भी ऑफ कोर्स इसको अफेक्ट करेगा. It also depends on the marketing facilities available and the monetary and other sources of the family. Again, monetary sense में तो फिर भाई इसने भी जिक्र कर दी है कि financial condition जब वो भी बड़ी मैटर करती है. इंडिविजुअल के पास परचेजिंग पावर है तो वो पूरे साल के लिए चीजें खरीद लेगा, अदरवाइज वो फिर अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसको ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं. और मार्केटिंग फैसिलिटीज भी बाज़ दफा मैटर करती हैं. एक स्टाफ जो है, फर्ज किया किसी के पास जो है वो ग्रेन मार्केट एग्जिस्ट करती है जहाँ पे सारा साल जो है वो कारोबार होता रहता है, फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप जाके किसी वक्त भी चीज को परचेज कर सकते हैं, तो ये भी मैटर करती है. और बंदा घर लेवल पे उसको स्टोर करना मुनासिब नहीं समझता. लेकिन अगर किसी दूर जगह से आपको ये स्टफ लाना पड़ता है या एक खास सीजन में उसकी जो है ना वो मार्केटिंग अवेलेबल है, परचेजिंग और बाइंग और सेलिंग का कारोबार अवेलेबल है, तो फिर आप उस हिसाब से चीजों को बल्क में परचेज कर लेते हैं. ये जनरल स्लाइड एक मैंने यहाँ पे लगाई है, तीनों कैटेगरीज को यहाँ पे शो किया गया है और इनके कुछ करैक्टर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, कुछ एग्जांपल दी गई है और इनका स्टोरेज बिहेवियर जो है उसके बारे में बात की गई है. सो पेरिशेबल कमोडिटीज spoils within couple of days, and examples of milk, egg, meat, fish, poultry and most of the fruits and vegetables, especially green leafy vegetables. ये भाई विल्ट करना शुरू हो जाती हैं, मुरझाना शुरू हो जाती हैं. पालक और मेथी और इस तरह की सब्जियां जो इनका दूसरे तीसरे दिन कलर भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी शेल्फ लाइफ जो बहुत कम है. जो सेमी पेरिशेबल हैं, दे स्टे गुड फॉर अ few weeks to few months, and examples include mostly processed food like semolina, gram flour, onions, potato. No doubt ये भी vegetables हैं, but they can have extended storage stability. और कुछ fruits ऐसे जो hard nature के हैं, apple, frozen foods, etc. They are included in this category, and they should be stored in ventilated, cool room or fridge. In case of non-perishable commodities, they have shelf life from month to years, and common examples include all type of cereals, sugar, legumes, oil, pickle, etc. They can be stored in cool and dry place. ये जनरल तीनों कैटेगरीज का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया. यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर की हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, और इनके लिए हमने कुछ लोकेशन भी यहाँ पे डिफाइन की है कि क्या इनको रेफ्रिजरेट करना ही ज़रूरी है, क्या इनको कूल टेम्परेचर पे रखा जा सकता है. ठीक है, तो इस तरह रूम टेम्परेचर का बिहेवियर भी यहाँ पे भाई शो किया गया है. तो 3 तरह के ऑप्शंस हैं जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स परचेज करके लाते हैं. उसके बाद इनके लिए कुछ स्टोरेज ड्यूरेशन भी टेंटेटिवली लिख दिया गया है
ये कितना अर्सा जो है ना ये जिस टेम्परेचर पे आप इनको रखने जा रहे हैं ये निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एप्पल्स दे कैन बी स्टोर्ड एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर फॉर 1 to 3 month। और अगेन अगर इनके ऊपर कोटिंग की गई होगी तो फिर ये इनकी शेल्फ लाइफ इतनी होगी। अगर सिंपल इनको वॉश करके और ड्राई करके इनको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाएगा तो फिर भी इनकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये लाइव थिंग्स हैं और इवन ये स्टोरेज के अंदर भी रेस्पायर करती रहती हैं। वहां पे अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम प्रॉपर नहीं रखते तो अल्टीमेटली इनका अगर मॉइस्चर लॉस हो जाता है तो फिर उसके हवाले से इनमें श्रिवलिंग, विल्टिंग इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। और बाज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनके अंदर कुछ और तरह के डिफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होना हो जाते हैं ड्यू टू सडन चेंज इन टेम्परेचर। तो बनानास के लिए भी 5 to 7 days हैं, सिट्रस फ्रूट के लिए 2 to 3 weeks हैं, क्योंकि ये खुद भी इसके अंदर एसिडिटी इतनी ज्यादा है कि जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जी वेजिटेबल्स में मैं देखूंगा जो हमारी कॉमन वेजिटेबल्स हैं, जस्ट लाइक कैरेट्स दे हैव शेल्फ स्टेबिलिटी ऑफ 1 to 2 month बट एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर। इसके अपोजिट करेंगे, अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो फिर ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह इनकी शेल्फ लाइफ होगी। तो कम्बर्स जो है ना इनको कहा जा रहा है कि भाई अवॉइड करें इनको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करने के लिए, इनको कूल प्लेस पे रखें। तो 1 से 2 हफ्ता तक जो है ना अगेन इनके ऊपर जितनी भी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना ग्लोबल लेवल पे वो ये है कि इनके ऊपर कोटिंग की जाती है, वैक्स कोटिंग, जिसकी वजह से एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है कि ना तो कोई चीज बाहर से अंदर दाखिल हो सकती है और ना अंदर से बाहर निकल सकती है। और जब एक ऊपर एक कवर अवेलेबल है और अंदर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक खास लेवल में प्रोड्यूस हो जाए तो वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज से भी हम स्टार्ट करते हैं। होल लेग्यूम्स, मोस्ट ऑफ द पल्सेस कैन बी क्लीन टू रिमूव स्टोन्स, सैंड एंड एनी अदर फॉरेन मैटर एंड वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव एनी डस्ट एंड डर्ट। ये कुछ घरों में तो ये प्रैक्टिस है कि वो इनको वॉश करके फिर ड्राई करते हैं और फिर स्टोर करते हैं, और कुछ घरों में ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती। वो ऐसा इनको जो फिजिकल इनके अंदर कंटेमिनेंट्स नजर आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स नजर आते हैं, ग्रेन्स ऑफ अदर पल्सेस या सीरियल्स नजर आते हैं, या कोई स्टोन, डस्ट, डर्ट नजर आती है, उनको सीविंग के थ्रू या मैनुअली उनको पिक करके लैदा कर दिया जाता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही है कि इनको अगर एक बार वॉश कर लिया जाए और उसके बाद फिर इनको ड्राई किया जाए, और कितना टेम्परेचर मॉइस्चर होना चाहिए जितना हमने पहले डिसाइड किया कि लेस देन 13% तक, और उसके बाद फिर इनकी शेल्फ लाइफ अगेन उसी तरह ही होगी जिस तरह हमने पहले रिपोर्ट की है। They may be dried in sun. After drying, the food material should be allowed to cool before being put into container for storage. अगर हम गरम गरम स्टफ को स्टोरेज वाले कंटेनर में बिन के अंदर अगर ऐड कर देते हैं तो वहां पे मॉइस्चर जो है ना वो फिर इकट्ठी हो जाएगी, और अगर उसके अंदर एरेशन का कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो अल्टीमेटली वही मॉइस्चर फिर फंगस की ग्रोथ और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने उसको पहले ठंडा कर लेना है उन ग्रेन्स को, और उसके बाद फिर उनको स्टोर करना है। यूजुअली ड्राई फूड्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक जार्स। ये छोटे लेवल पे बात हो रही है। बड़े लेवल पे बात करें तो हमारे पास खास किस्म के बिन्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम गंदम या चावल को 10-10, 20-20 मान, 30-30 मान हम उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, एंड दे आल्सो हैव द टाइट फिटिंग लिड्स। Spices and murabbas are stored in bottles and pickle in glass, earthenware or porcelain containers. तो आजकल तो खैर काफी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। पिकल की बात करें तो ये अब प्लास्टिक कंटेनर्स में भी अवेलेबल हो गया है, लेकिन इसके लिए जो कह लें कि शुरू में जो कंटेनर्स सजेस्टेड थे वो अर्थवेयर और प्रोकलीन, यानी ऐसे कंटेनर्स होने चाहिए कि जिनके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो कि जो इतनी ज्यादा एसिडिटी पे डिजॉल्व होके फूड का हिस्सा बन जाए। ठीक है, अर्थवेयर जितने भी हैं, मिट्टी के बर्तन जितने भी हैं, या ऐसे मिट्टी के बर्तन जिनके अंदर एक टिपिकल किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर भी एग्जिस्ट करती है ताकि कोई
लीकेज वगैरह का चांस भी ना हो, तो उनके अंदर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। फिर इनको एक ख़ास टेम्परेचर पे रखना चाहिए घर के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, जहाँ पे हीट जो है ना वो डायरेक्ट, यानी आप वहाँ पे कुकिंग करते हैं तो वो भी उसका हीट का बायस बन सकती है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ के चांसेस रहेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ के, अगर हम इसको टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं करते। बिकॉज व्हेन एयर इज हीटेड द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इज कंडेंस्ड making nearby objects damp. This will aids in the growth of moths and weevils. एक तरफ तो माइक्रोबियल ग्रोथ है और दूसरी तरफ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है। ये मॉथ्स और वीवर्स जो है ये वहां पे इनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। सो द स्टोरेज शेल्फ्स शुड बी लोकेटेड इन अ कूल एंड ड्राई कॉर्नर ऑफ द किचन। तो किचन की जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें भी इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए। एक तो किचन कंपैरेटिवली बड़े साइज का होना चाहिए, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे उसमें जो फूड की स्टोरेज के लिए आपने शेल्फ्स डिज़ाइन की हैं वो थोड़ा सा हीटिंग सोर्स से दूर होनी चाहिए। सेमी पेरिशेबल कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली जो सीरियल्स और लेग्यूम्स या दालें थी उनको जो लेग्यूम्स है इनको ऑलमोस्ट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो चने जो है तो उनके अगर चने की दाल बना दी जाए, या माश है तो उसको स्प्लिट करके उसकी माश की दाल बना दी जाए, या सीरियल्स हैं तो उससे आटा, सूजी, मैदा, इस तरह की चीज़ें बना दी जाएं। और डेफिनेटली इसके अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे ग्राइंडिंग की जाती है, रोस्टिंग है, बेकिंग है, फ्राइंग है। तो अल्टीमेटली जो फूड की जो शेल्फ लाइफ है ना वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इन फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ इनके जो पेरेंटल कह लें कि ग्रेन से उनकी निस्बत कम होती है। और वजह क्या है कि सरफेस एरिया हमने एक्सपोज कर दिया है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा उतना ही ज्यादा मॉइस्चर के कमुलेट होने के और माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गंदम इतना अरसा खराब नहीं होती, पड़ी रहे भी, लेकिन सूजी और आटा ये बहुत जल्दी विद इन मंथ जो है ना इसके स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं। और ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है स्टोरेज की। अगर हम बात करें तो कुरान पाक में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जो है उसमें जिक्र किया गया बाकायदा तौर पे कि जो अजीज मिस्र था, मिस्र का जो बादशाह था, उसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया था और वो ख्वाब उस तक पहुंचाया गया। और वो कुछ इस तरह था कि जो नेक्स्ट कुछ ईयर्स हैं वहाँ कहत पैदा होने के चांसेस थे। उनको सजेस्ट किया गया कि दाने जो है ना आपने गंदम हार्वेस्ट करके इनके दाने नहीं निकालने या उसको आटा में कन्वर्ट नहीं करना। तो ये प्रैक्टिस आज भी अगर हम करें कि हम ग्रेन्स को जो इसके सिट्टे होते हैं ऑन्स वहां से हम अगर इसको नहीं निकालते तो इसकी शेल्फ लाइफ स्टिल ज्यादा होगी। जब ग्रेन्स को मजीद अगर हम ग्राइंड कर लें तो फिर मजीद इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं भाई इनकी, ये इनका मॉइस्चर कंटेंट भी अगर आप कंट्रोल कर लें तो किसी हद तक शेल्फ लाइफ आप बेहतर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसेक्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस जो हैं वो इनके अंदर ज्यादा हो जाते हैं। कुछ फ्रूट्स हमने इस कैटेगरी के अंदर रखे थे जिनकी एसिडिटी ज्यादा थी या जिनकी नेचर हार्ड किस्म की थी, और कुछ वेजिटेबल जो स्पेशली रूट वेजिटेबल्स जिनकी नेचर हार्ड होती है, दे कैन बी स्टोर्ड एट कूल प्लेस। स्पेशली अगर घरों में बेसमेंट अवेलेबल है तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रूम टेम्परेचर अमूमन 25 से 30 की रेंज के अंदर फॉल कर रहा होता है। तो अगर घर का जो सबसे एंड वाला कॉर्नर है, कमरे के अंदर कमरा और सबसे पिछला कमरा जो है वहां पे अगर आप देखें तो इस तरह का टेम्परेचर जो है वो अवेलेबल हो सकता है, या बेसमेंट्स में भी अमूमन टेम्परेचर इस रेंज के अंदर अवेलेबल होता है। अगेन यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिखी गई हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उनके लिए सूटेबल टेम्परेचर दिया गया है। मोस्टली ये टेम्परेचर अगर आप देखें तो 10 to 15 के अंदर जो है वो फॉल करता है। और इनके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बड़ी मैटर कर रही होती है।
तो बरसात का मौसम हो और उसमें नमी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, तो स्टोरेज जो है वो फूड्स का वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। पेरिशेबल कमोडिटीज हमने कहा था कि इनका मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, और नॉर्मली इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क, पोल्ट्री, इस तरह की चीजें शामिल हैं। और इनकी शेल्फ लाइफ इसलिए कम होती है कि इनके अंदर इंजाइमेटिक, नॉन इंजाइमेटिक और माइक्रोबियल जो रिएक्शंस है ना वो बहुत तेजी से होते हैं। ऑटोलाइसिस भाई हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। ऑटोलाइसिस मींस सेल्फ डिस्ट्रक्शन विद इन द फूड सिस्टम। विद इन द फूड सिस्टम जो है ना, जो फूड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपस में रिएक्ट करते हैं, और वहां पे एंजाइम्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इस प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप कर देते हैं। तो अल्टीमेटली स्पॉइलेज जो है वो तेज हो जाता है, अनटिल अनलेस के इन फूड्स को हम किसी प्रॉपर तरीके पे स्टोर नहीं करते, ठीक है, फास्ट टेम्परेचर पे स्टोर ना करें। Vegetable and fruits continue to respire after they have been harvested, and harvesting disturbs the normal life processes, and vegetables starts losing their vitality, turgidity and food value. बाज़ दफ़ा हम हार्वेस्टिंग के अंदर भी कमोडिटी को डैमेज कर देते हैं। जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट कर रहा है, अगर वो मैनुअली हार्वेस्ट कर रहा है, तो बाज़ दफ़ा अगर कोई उसके नेल्स जो हैं वो साइज में बड़े हैं, तो वो उसकी जो सरफेस को डैमेज कर सकते हैं। या उसके अंदर आपने एक ऐसा फ्रूट रख दिया है कि जो फिजिकली नीचे गिरा था और डैमेज हो चुका है, और एक अगर गलत किस्म का जो स्टफ है वो आप बाकी लॉट के अंदर रख देंगे, तो सॉरी लॉट के जो है ना वो डिस्टर्ब होने के चांसेस शुरू हो जाएंगे। पीज हैं, तो पीज की शेल्फ लाइफ पॉड्स के अंदर ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू व्हेन दे आर शेल्ड। जब उनको निकाल दिया जाता है दाने की शक्ल में, तो फिर उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह इनकी पैलेटेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, चाहे वो मटर है या कॉर्न है, इनकी पैलेटेबिलिटी या टेस्ट वगैरह जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और इसकी एक रीजन ये होती है कि इनके अंदर जो स्टार्च होता है वो स्टार्च स्टोरेज के दौरान कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है शुगर्स के अंदर, और शुगर्स का चूंकि स्वीट टेस्ट होता है, स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए फिर ये मटर अगर पकाएंगे भी तो वो मीठे बनेंगे। नॉर्मली हम इनका जो सालन वगैरह बनाते हैं ये सॉल्टी टच होता है, लेकिन ये इसके बावजूद स्वीट टेस्ट में फील होंगे। और ऐसी वेजिटेबल्स जो कि जूसी नेचर की हैं, दे शुड बी केप्ट इन कोल्ड एंड डैम्प्ड। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि आप कपड़ा गीला करके, जैसे सब्जी बेचने वाले इस प्रैक्टिस को करते हैं गर्मियों में मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए और प्रोड्यूस को फ्रेश रखने के लिए, वो कपड़ा जो है उसको गीला करके इन चीज़ों को कवर रखते हैं। Roots and tubers may be stored in cool and ventilated place, and storage temperature being maintained between 3 to 10 degrees centigrade to keep sprouting to a minimum. रूट वेजिटेबल रूट्स में स्पेशली अगर मैं, और ट्यूबर्स, ये कैरेट्स की, अनियंस की और ट्यूबर्स, पोटैटो की एग्जांपल अगर आपके साथ शेयर करूं, ये बाज़ दफा जमीन के ऊपर वाले हिस्से में ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, स्टोरेज रूम के अंदर ही इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, इनकी आइज निकलना शुरू हो जाती है, और वहां से फिर शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके दो तीन नुकसान आते हैं। एक तो ये होगा कि इसकी एनर्जी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी जो हमने खा के हासिल करनी थी वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी जब इनकी स्प्राउटिंग हो चुकी होगी, तो अल्टीमेटली फिर डिके का प्रोसेस भी तेज हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों को एक तो प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करें, और दूसरा अगर कोई एक आध डैमेज है ना तो उसको उसमें से निकाल दें, ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी। अगर एक गला सड़ा उसके अंदर स्टफ रह गया तो अल्टीमेटली वो सारी लॉट को जो है ना वो डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पे मुझे एक जोक जो है वो याद आ रहा है, मेरे किसी दोस्त ने सुनाया था कि एक लड़का ये बात कर रहा था, कहता जी मेरी अम्मी ने ना सारा साल हमें गले हुए जो है ना वो प्याज खिलाए हैं। वो कहता है, दूसरा कहता जी वो कैसे, कहता जी जो थोड़ा सा गला होता था ना, माँ उसको निकाल लाती थी और उसको वो हंडिया में डाल देती थी, और अगले दिन एक और वहां पे गला होता था तो उसको ले आना, और फिर उसको, तो वो इसी इंटेंशन से ये कर रही थी कि ये खराब ना हो जाए, मजीद खराब ना हो जाए। तो कहता है हमने मजीद खराब के चक्कर में ना सारा साल खराब चीजें जो है ना वो खाई हैं। तो बताने का मकसद ये था
कि इन चीज़ों को रेगुलरली वॉच करना चाहिए। अब तो खैर लकीली हमारे पास पोटैटो की अराउंड द ईयर जो है वो क्रॉप अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने बचपन को अगर याद करूं तो उस वक्त पोटैटो जो है वो साल में 1 या 2 उसकी क्रॉप आती थी और लोग उसको स्टोर करते थे। और स्टोर मैंने खुद देखा हुआ है कि वो घर का जो ठंडा एरिया होता था वहां पे इनको स्टोर किया जाता था और फिर उसको वॉच करना पड़ता था कि भाई उसमें कोई डैमेज वाला तो पोटैटो एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो गला सड़ा होता था उसको फिर वहां से निकालना पड़ता था। अदरवाइज अगर वो उसी के अंदर रहे तो वो मजीद जो पूरी लॉट है उसको कंटेमिनेट कर सकता था। लीफी वेजिटेबल्स जो हैं और कुछ पेरिशेबल टाइप के जो फ्रूट्स हैं उनको फौरन जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद जो यूटिलाइज कर लिया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग स्टोरेज इनकी क्रिस्पीनेस और फ्लेवर जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मॉइस्चर निकलती है इनका क्रिस्पीनेस जो है ना वो या टेक्सचर आप कह लें वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दूध के बारे में भी भाई सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे ही उसको मिल्किंग के बाद कलेक्ट किया जाता है तो अगर उसको बॉयल ना करेंगे तो अल्टीमेटली उसका विद इन 2 to 3 आवर्स वो स्पॉइल कर जाएगा। बॉइलिंग से क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेजाइल किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स जो दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो तकरीबन 12 से 24 घंटे तक बढ़ जाती है। आप विलेज लेवल पे देखें, लोग अमूमन जो प्रोडक्ट है उसको एक खास टेम्परेचर पे जो है वो हीटिंग मीडियम के ऊपर रखते हैं और सारा दिन दूध जो है ना वो हल्का हल्का बॉयल होता रहता है और शाम तक जो है वो उसी टेम्परेचर पे पड़ा रहता है तो उसका स्पॉइलेज नहीं होता। लेकिन जब से ये रेफ्रिजरेटर आए हैं, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज आई हैं, तो अल्टीमेटली अब इसको भी रेफ्रिजरेट कर लिया जाता है। बॉयल करें, ठंडा करें और फिर इसको रेफ्रिजरेट कर लें। मिल्क इज कन्वर्टेड टू अ कर्ड। अनदर अप्रोच इज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, दही, कर्ड। ठीक है, इस तरह की चीजों में कन्वर्ट करने से भी दही की शेल्फ लाइफ जो है वो दूध की निस्बत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक कल्चर लगाते हैं जिसमें फर्ज किया लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो दूध के अंदर जो लैक्टोज होती है उसको यूटिलाइज करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और जैसे ही लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो अल्टीमेटली दूध की पीएच चेंज होती है और वो फिर दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो तकरीबन इसमें 6-7 घंटे का प्रोसेस होता है ये और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना उस पर हमें दूध को इनाकुलेट करने के बाद रखना पड़ता है और फिर जाके ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। Fresh fish, meat, and poultry products, they can be kept for short period at temperature just above the freezing. यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर भी इन चीजों को रखने का मतलब ये नहीं है कि 10-15 रेफ्रिजरेटर जब मैं कहता हूँ तो फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा जो डोमेस्टिक आपके घरों में रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है उसका नीचे वाला हिस्सा जो है जहाँ पे टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो एग्जिस्ट करता है। हाँ, फ्रीजर में आप रख लेते हैं तो जहाँ पे ये मॉइस्चर इनके अंदर जो होगी उसको फ्रीज कर लिया जाएगा तो फिर इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा होती है। गोश्त और ग्राउंड मीट का अगर हम कंपैरिजन करें जिसको हम कीमा कहते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ मजीद कम होगी, क्योंकि कीमे में क्या हो गया कि हमने मजीद जो है ना उसका सरफेस एरिया एक्सपोज कर दिया, सरफेस एरिया इनहांस कर दिया, तो अल्टीमेटली इसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। पुअर हैंडलिंग इसके अंदर भी आ जाती है कि गोश्त को आपने कोल्ड स्टोरेज के थ्रू जो है ना वो शिफ्ट किया है फ्रॉम जहाँ पे आपने इसको स्लॉटर किया एनिमल को और फिर स्टोर तक लेके आए, या आम जो रिक्शा या कोई इस तरह का जो स्टफ अवेलेबल है जिस पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो अल्टीमेटली उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। इसी तरह इक्विपमेंट जो यूज किया है उसकी तरफ से कंटेमिनेशन कितनी आई है, सरफेस एरिया जो है वो कितना आपने इसका एक्सपोज किया है। Organ meats such as liver, kidney, brain are also considered perishables than other cuts. Oxidation of fats in meat produces off flavor and oxidation of meat pigments cause discoloration. तो गोश्त के साथ दो प्रॉब्लम्स होते हैं। मीट का जो रेड कलर है उसके अंदर एक नेचुरल पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो रेड कलर में नजर आता है।
तो आप अमूमन देखें कि जब फ्रेश एनिमल जब उसको स्लॉटर किया जाता है तो उसके जो मीट का कलर है वो लाइट पिंक फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे जैसे ही उसको ऑक्सीजन का एक्सपोजर मिलेगा और शाम को अगर आप विजिट करें तो बूचर शॉप पे जो ऐसे ही उसने गोश्त हैंग करके रखा होगा सुबह का, तो उसका कलर आपको डार्क रेड कलर में नजर आएगा। फ्लेवर ऑफ कोर्स मीट के अंदर जो फैट शामिल है वो रेंसिड होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से ऑफ फ्लेवर भी डेवलप होगा। अब ये अनडिजायरेबल चेंजेस हैं, इनको हम अगर रोकना चाहते हैं तो फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने परचेजिंग की है तो देन वी विल गो फॉर दी फ्रीजिंग ऑप्शन। और अगर हम शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए हम उसको रखना चाहते हैं तो फिर रेफ्रिजरेटर का जो कोल्डेस्ट पार्ट है वहां पे उसको स्टोर किया जा सकता है। शेल एग्स शुड बी रेफ्रिजरेटेड प्रॉम्प्टली। देखिए एग्स में से भी नॉर्मली हम इनको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो इनसे भी मॉइस्चर का लॉस होता है। ठीक है, इनके अंदर भी जो 20-25% मॉइस्चर है उसका लॉस होगा। और स्पेशली अगर हमने अंडे ब्रेक करके रखे हुए हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं अदर देन दिस कि हम इनको रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे रखें ताकि इनके अंदर डिटीरियोरेशन का प्रोसेस जो है वो ना हो सके।